मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज की कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को मैं मनुस्मृति के अंतर्गत दूत नियुक्ति और दूतों के प्रकार आदि विषय वस्तुओं को छात्रों से अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, मनुस्मृति स्मृति ग्रंथ है और बहुत से स्मृति ग्रंथों में यह मनुस्मृति एक विशेष स्मृति ग्रंथ है। इस स्मृति ग्रंथ की स्मृति शास्त्रों में प्रधानता है, क्योंकि राजनीति संबंधित विषय वस्तुओं को मनु जी ने बड़ी बखूबी से विशद व्याख्या की है। इसलिए इस ग्रंथ की एक अलग पहचान है। इस मनुस्मृति शास्त्र में मनु जी ने राजधर्म का जो वर्णन किया है, उसी क्रम में राजा के लिए दूतों का होना परम आवश्यक है। ये दूत ही राजा के प्राण होते हैं, रीढ़ होते हैं और दूतों की योग्यता के आधार पर ही राजा का राज्य अक्षुण एवं वृद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए दूतों की नियुक्ति में राजा को विशेष ध्यान देनी चाहिए। दूत कौन हो, दूत किसे नियुक्त किया जाए आदि विषय वस्तुओं का वर्णन मनुस्मृति में मनु जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। जैसे मनु जी ने लिखा, दूतम च प्रकुर्वेतम सर्वशास्त्र विशारदम इंगिताकारम च स्वयं शुद्धि दशम कुलोदगतम। जो सभी शास्त्रों में निपुण हो, पारंगत हो, कुशल हो, इशारा, आकार, भाव और चेष्टा के मन का भाव समझने वाला हो, पवित्र चरित्र वाला हो, चतुर और कुलीन हो, राजा उसे राजदूत बनावे। अर्थात राजा वैसे लोगों को दूत नियुक्त करे जो अत्यंत तेजस्वी हो, चतुर हो, दूसरों के भावों को आसानी से समझ लेता हो, पवित्र चरित्र वाला हो, चतुर हो,
वैसे व्यक्ति को राजा अपना राजदूत नियुक्त करे। लोगों को प्रेम करने वाला हो, सचरित्र, चतुर, मेधावी, देश काल को जानने वाला हो, रूपवान हो, निर्भीक और कुशल वक्ता हो, ऐसा राजदूत राजा से प्रशंसनीय होता है। क्योंकि मनुस्मृति में स्मृतिकार ने लिखा, आमाते दंड आयतो दंडे बैनाय की क्रिया, नृपतो कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्यायो। अर्थात सेनापति की अधीनता में दंड होता है। राज्य के जो प्रमुख सेनापति होते हैं, सेना के जो अधिकारी होते हैं, उस सेनापति की अधीनता में दंड होता है। विजय रूप क्रिया दंड के अधीन होती है। इस राजा का दंड विधान जितना सकुशल और उत्तम होगा, उस राजा का विजय अत्यधिक संभव होता है। अर्थात सेनापति की अधीनता में ही दंड होता है। दंडों के निष्पादन और निवारण हेतु सेनापति ही राजा को उचित परामर्श करता है। विजय रूप क्रिया दंड के अधीन होती है। दंड के द्वारा ही राजा विजयी होता है। कोश और राष्ट्र राजा के अधीन होते हैं। राजा के कोश और राज्य राजा के अधीन होते हैं। कोश खजाना और राज्य उसका राजा का क्षेत्रफल, इस पर राजा का पूर्ण आधिपत्य होता है। एवं संधि और विग्रह दूत के अधीन होते हैं, क्योंकि राजा अपने राज्य में राजगद्दी को सुशोभित होता है। राज्य के क्रियाओं का निष्पादन इन दूतों और अमात्यों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इसलिए दूतों के द्वारा ही राजा संधि या विग्रह का निर्णय लेता है। अर्थात किस राज्य का राजा सबल है, यदि उस पड़ोसी राज्य के राजा सबल है, उसके सेना अस्त्र शस्त्र कोषादि पूर्ण रूप से भरे हैं, तो वहाँ राजा को संधि करनी चाहिए एवं पड़ोसी राज्य कोष रहित हो जाए, सेना में संतोष हो, तो ऐसे राज्यों पर दूत आदि के परामर्श के अनुसार राजा को विग्रह करनी चाहिए या चढ़ाई करना चाहिए। और ऐसे राज्यों पर राजा आसानी से चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुस्मृति में इस प्रकार ने कहा है कि संधि और विग्रह का अधिकार योग्य मंत्रियों के अधीन होता है। वे जैसा अपने राजा को परामर्श देते हैं, राजा उन्हीं के अनुरूप अपने क्रियाकलापों को संपादित करता है और राज्य को विकास की ओर बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
स्मृति शास्त्र में दूतों को अत्यधिक महत्व दिया गया है कि दूत ही राजा के राजकोष को बढ़ा सकते हैं, दूत ही राजा को सुरक्षित होने का उपाय ढूंढ सकते हैं। इसलिए दूतों का मनुकाल में अत्यधिक महत्व होता था, क्योंकि मनुकाल में दूत ही बिगड़े हुए लोगों से मिलाता है, अर्थात किसी पड़ोसी व्यक्ति या किसी सबल व्यक्ति से जब युद्ध आदि की संभावनाएं हो जाती है तो उस समय दूत ही एक राजा को दूसरे राज्यों के, एक राजा दूसरे राजाओं के साथ मिलता है। उन दोनों का परस्पर मिलाप होता है, इसलिए दूतों का महत्व अत्यधिक है। क्योंकि दूत ही बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं, दूतों के द्वारा ही लोगों से संपर्क किया जा सकता है, एक राजा का दूसरे राजा से मिलान हो सकता है। दूतों के द्वारा ही शत्रुओं को फोड़ा जाता है, अर्थात प्रबल राजाओं के बीच प्रबल शत्रुओं को फोड़ने का काम दूतों के अधीन होता है। शत्रु पक्ष को छिन्न भिन्न करने का अधिकार उन दूतों में ही निहित है, दूत ही इसके लिए समर्थ होते हैं। राजा के मन के भावों को जानकर दूत ऐसा प्रयत्न करे कि अपने ऊपर कोई संकट न आवे। जो देश धन आदि से संपन्न हो, जहाँ धार्मिक लोग बसते हो, जहाँ आसपास के लोग विनीत हो, सरल हो, जहाँ जीविका के साधन सुलभ हो, अर्थात जिसे राज्य क्षेत्र में सरल स्वभाव वाले लोग निवास करते हों, जीविका के साधन हो, जीविका भोजन, अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि की उपलब्धता हो। वैसे सुलभ राज्यों में राजा को निवास करना चाहिए, अर्थात उस प्रदेशों में राजा निवास न करे। जंगल आदि में राजाओं का निवास करना निषेध है। राजा वैसे स्थान पर निवास करे, राजा अपने राजमहल को वहाँ बनावे जहाँ जीविका के साधन सुलभ हो। राजा व प्रजा के लिए अन्न की उत्पत्ति हो, अन्न सुलभ हो, जल हो, लोग अच्छे स्वभाव वाले, उत्तम स्वभाव वाले धार्मिक लोग हो। वैसे जगहों पर, वैसे क्षेत्रों पर राजाओं को निवास करना चाहिए। यदि राजा के उस राज्य में प्रजा आक्रमणकारी हो, दुष्चरित्र हो, भोजन आदि की कठिनता हो, अर्थात भोजन आदि जहाँ सुलभ न हो, वैसे राज्यों को
परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राजा को सुखी होने के लिए और राजा के प्रजाओं को कुशल होने के लिए भोजन आदि की समनाएं आवश्यक है। अर्थात राजा सुलभ क्षेत्रों में जहाँ सब कुछ संभव हो, यातायात के साधन हो, राजकोष हो, भोजन आदि की व्यवस्था हो, लोग धार्मिक और विनीत हो, वैसे जगहों पर राजा को निवास करनी चाहिए, अपनी राजधानी बनानी चाहिए। दूत कौन हो, राजा दूत किसे नियुक्त करे, इस संबंध में स्मृतिकार ने अपने कुछ मंतव्य स्मृति शास्त्र में प्रकट किए हैं, उजागर किए हैं, स्पष्ट किए हैं। उन्हीं लोगों को राजा अपना दूत या मात नियुक्त करें, जैसा कि मनुस्मृति में स्मृतिकार ने लिखा है, तत्र स्थितः प्रजा सर्वा प्रतिनद्य विसर्जयत विसृज्यं च प्रजा सर्वा मंत्र एतसः मंत्रिभिः। अर्थात राजा अपने प्रजाओं के प्रसन्न करें और प्रजाओं के विदा करने के पश्चात ब्राह्मण आदि से आशीर्वाद करने के पश्चात राजा अपने अमात्यों और मंत्रियों से परामर्श करे। अर्थात स्मृतिकार ने लिखा है कि राजा अपने अमात्यों एवं मंत्रियों से गुप्त स्थानों पर, जहाँ प्रजा इत्यादि कोई न हो, या राजमहल में जब प्रजा को राजा विदाई कर दे, लोग अपने घरों को लौट जाएं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने के पश्चात प्रसन्न चित्त होकर राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करें। स्मृतिकार ने लिखा है कि राजा बुढ़ों अर्थात जिनकी उम्र चली गई हो, बुढ़ा हो गए हो, उन बूढ़े स्त्रियों, बच्चों और अंगहीन व्यक्तियों के साथ अपने मंत्रियों से परामर्श न करें एवं वैसे लोगों को जो वृद्ध हो गए हो, स्त्री हो, बालक हो या अंगों से विकलांग हो, वैसे लोगों को राजा अपना मंत्री नियुक्त न करे। और इन लोगों के साथ मंत्रणा भी नहीं करे। तो वैसे लोग राज इच्छा से उदासीन होते हैं, राज्य की वृद्धि में उनकी निष्ठा नहीं होती है, और त्यों इन लोगों के अतिरिक्त राजा अपने मंत्रियों को नियुक्ति करे, जो स्वचित हो, प्रसन्नचित हो, शत्रुओं के भाव को जानने वाला हो, वैसे लोगों को राजा अपना मंत्री नियुक्त करे। जैसे कि मनुस्मृति में स्मृतिकार ने
दूतों को कुछ विभेदों में, भागों में विभाजित किया है। जैसे काप्टिक, काप्टिक भी दूतों के एक प्रकार है। काप्टिक में इसमें कार ने लिखा कि जो कपटी हो, दूसरों के मर्म को जानने में सक्षम हो, अपने वेशभूषा को छिपाने में चतुर हो, उसे राजा दूत नियुक्त करें। अर्थात जो काप्टिक व्यक्ति हो, काप्टिक हो, अपने भेषों को परिवर्तन करने में जो सक्षम हो, दूसरों के मर्म को, दूसरे की बातों को जानने में जो निपुण हो, वैसे लोगों को राजा अपना मंत्री नियुक्त करे, जिसे स्मृति शास्त्र में काप्टिक कहा गया है। उसी प्रकार उदासीन दूत भी होते हैं। जैसे भ्रष्ट सन्यासी के रूप में प्रजा का भेद देने के लिए नियुक्त करें। अर्थात वह व्यक्ति सन्यासी के रूप में प्रजाओं के भेद को जानने के लिए प्रजाओं के मध्य में जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए और दूसरों को भेद में जानकर एकांत स्थान पाने पर ये उदासित जो दूत होते हैं, वो दूसरों को भेद को जानकर अपने राजा को मंत्रणा दे, सलाह दे। फिर एक दूत है जिसका नाम है गृहस्थ। गृहस्थ दूत जो होते हैं वे पूर्णतः साधारण स्थिति में होते हैं। गृहस्थों में जो चतुर हो, विविधात्मा हो, राजा उसे भी अपना दूत नियुक्त करे। वे लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर या जत तत गृहस्थ के रूप में दूसरों के भेद को प्राप्त करें और वे आकर राजा को अपना उचित परामर्श दें। यह भी दूतों की एक प्रकार है। फिर दूतों में एक तापस दूत होते हैं। तापस दूत का अर्थ है तपस्वी के रूप में, सन्यासी के रूप में जो व्यक्ति नीतिज्ञ हो, जीविका से हीन हो, अर्थात जिसको अपने आप में जीविका के साधन नहीं हो, जीविका का अर्थ भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो, वैसे तापसों को, वैसे सन्यासियों को राजा अपना दूत नियुक्त करें और उन दूतों को अपने राजकोषों से सहायता करें। अब वो जो तापस दूत होते हैं अपने शिष्यों के साथ, ये सन्यासी हैं, सन्यासी लोग के पास शिष्य होते हैं, तो अपने शिष्यों के साथ जाकर लोगों के भेद को प्राप्त करें, लोगों को विचारों को प्राप्त करें। राजा के प्रति लोगों का क्या मनोभाव है, प्रजा राजा के प्रति क्या चाहती है, या पड़ोसी राज्य की प्रजा या पड़ोसी राज्य के राजा की इच्छाओं को जानकर
वो दूत अपने राजा से मंत्रणा करे। इस प्रकार देखते हैं कि मनुस्मृति में जो दूतों के प्रकार बताए गए हैं उसमें है काप्तिक दूत, गिलहौस दूत, उदासित दूत, तापस दूत। इन दूतों के माध्यम से राजा अपने राज कोषों को सदैव अग्रतर करता है, बढ़ाता है, क्योंकि कहा गया है कि दूत ही राजा के चार चक्षु होते हैं। इन स्मृति शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में बताया गया है कि भारवी ने अपने किरार्जुनियों में लिखा है कि चार चक्षु अनुजीव ही जो दूत होते हैं, सेवक होते हैं, उनके चार आँख होते हैं। अर्थात दो राजाओं द्वारा कि राजा ने उन दूतों को प्रतिनियुक्त किया है और दो दूत के आँख, तो राजा के आँख, दो दूत के आँख, अर्थात उसके पास, दूतों के पास चार चक्षु, चार आँख होते हैं। चार आँखों का अभिप्राय है कि वह दूत मंत्री अमात दूसरों के मनोभावों को बखूबी, बारीकी से, सुंदर ढंग से अपने योग्यताओं के अनुरूप समझे, उनके मनोभावों को ग्रहण करें, तत्पश्चात अपने राजा को उस संदर्भ में उचित मंत्रणा दे, उचित सलाह दे। इन दूतों के लिए विशेष कार्य होते हैं। इन दूतों पर ही राजाओं और राज्यों का विकास निर्भर करता है। अर्थात दूतों को अत्यंत ही गोपनीय एवं योग्य होना चाहिए। फिर स्मृतिकार ने जो अपने दूत बताए हैं उसका नाम है वाणिज्यक। वाणिज्यक जैसे नाम से स्पष्ट, वाणिज्यक व्यापार करने वाला बनिया। अर्थात बनिया वृत्ति वालों में से भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करने के लिए जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो नाववादी, और जो जहाज नहीं थे, नाववादी समुद्र नदियों के सहारे जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में व्यापारी जाकर व्यापार करते थे, वैसे व्यापारियों में से जो योग्य एवं चतुर हो, उसके पास व्यापार के साधन या पूंजी न हो, फिर भी राजा उसे अपनी पूंजी देकर अपने कोषों से सहायता करके उस वाणिज्यक को, उस व्यापारी को व्यापार के लिए अपने निजी दूतों के रूप में नियुक्त करें और वह दूत अपने राज्य की सीमाओं में या राज्य से अतिरिक्त दूसरे राज्यों की सीमा तक जाकर अपने व्यापार के साथ साथ शत्रु राज्यों के, शत्रुओं के, प्रबल विरोधियों के मंतव्यों को, विचारों को जाने, समझे, परखे और उन विरोधियों के मनोभावों को जानकर अपने राजा को उसके संदर्भ में सूचना दें और उन सूचनाओं के आधार पर राजा अपने दंडों को धारित करे।
अतः दूतों में यह 5वां दूत है, अर्थात मनुस्मृति में राज धर्म की व्याख्या के साथ साथ स्मृतिकार ने राजाओं के राज्यों के विकास के लिए अमात्यों, दूतों, संधि, दंड, धर्म इत्यादि की विशद व्याख्या प्रस्तुत की है कि दूतों की योग्यता और कुशलता पर ही राज्यों का विकास स्थिर होता है, राजा अपना स्थिर होता है। इसलिए राज धर्म के अंतर्गत दूतों की नियुक्ति और दूतों की योग्यता एवं दूतों के प्रकार संबंधी वस्तुओं पर स्मृतिकार ने अपनी मंतव्य प्रस्तुत किए हैं, जो राज्य के विकास के लिए परम आवश्यक है।